अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। जो आईनी पैकेज हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करवाया गया, जो प्रोसीड ना कर सका, अब उसके ऊपर ये खबरें सामने आ रही हैं। सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की कि जो मुशावरती कमेटी थी हुकूमत की, दरअसल ये उसका फेलियर है। मैं कहता रहा कि हमारे पास नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसको सीरियस लिया नहीं गया। तो इस पर हुकूमती मौक़िफ़ जहाँ तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं आने वाले चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी अब क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मंसूर अली शाह साहब भी अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अता तारड़ साहब ने भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि मालूम यही होता है कि मंसूर अली शाह साहब इज़ गोइंग टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो लगता यही है कि ये क्लैरिटी लाने के लिए हुकूमत की तरफ से भी बयानात अब सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आईनी तरामीम के हवाले से तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की बात की जाए तो इस पर उनके एक्स चेयरमैन की तरफ से आज गैर रस्मी गुफ्तगू मीडिया से की गई। उन्होंने कहा कि ये तरामीम इसलिए आ रही हैं कि 3 अंपायर्स को साथ मिला के हुकूमत खेलना चाह रही है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उन्होंने बात की, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जिक्र किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी उन्होंने ये बात की कि इन 3 ओहदों को पोलिटिसाइज करने के लिए हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। इस सारी सूरत हाल में, इस पॉलिटिकल प्रेशर के दरमियान जो जलसा है तहरीक इंसाफ का 21 सितंबर का लाहौर के मीनार पाकिस्तान में, जिसके हवाले से उन्होंने दरख्वास्त भी दे रखी है इंतज़ामिया को, अब उसकी राह में हुकूमत भी रोड़े अटकाना शुरू हो चुकी है। और हमने ये देखा कि क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा लाहौर में उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से, जिसमें अली इम्तियाज़ बड़ाइश की गिरफ्तारी सामने आती है। इसके साथ साथ आलिया हमजा साहिबा के घर पर छापा मारा जाता है। तो देखना यह है कि एक तरफ स्ट्रीट प्रेशर तहरीक इंसाफ जो एग्जर्ट कर रही है, इसको हुकूमत कैसे डील करती है, और इन द मिड्स ऑफ एवरीथिंग जो कि तहरीक इंसाफ कर रही है, क्या हुकूमत कामयाब होगी मौलाना फजलुर रहमान साहब को दोबारा से राम करने में, ताकि ये आईनी पैकेज जो वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इसको वो कानून की शक्ल दे सकें। और अगर ऐसा नहीं होता, मौलाना साहब को वो कन्विंस नहीं कर पाते, तो फिर हुकूमत के जो आईनी या कॉन्स्टिट्यूशनल अज़ाइम है वो कैसे अचीव होंगे, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पॉलिटिशियन अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। शाहिद साहब, ये बताइए कि 10 सितंबर को जो पार्लियामान में हुआ, 12 MNAs को अरेस्ट किया गया, इसके ऊपर मैं गुज़श्ता रात तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रेमिसेस के अंदर उस वक्त रिट नहीं थी हुकूमत की, किसी के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं थी उस वक्त। तो ये भी आर्टिकल 6 के अंडर आना चाहिए कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस या फिर पार्लियामान के प्रेमिसेस में आकर ये सब कुछ होता है, स्पीकर के इल्म में नहीं है, किसी और को पता नहीं है क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड था, या जो लोग कहते हैं कि भाई पहले रोज से बेतौकीरी पार्लियामान की जा रही है इस मुल्क में और ये कोई नया वाकया नहीं है जो हुआ है? देखिए, बेतौकीरी तो काफ़ी अरसे से हो रही है, और लेकिन बेतौकीरी में बेपनाह इजाफा जो है वो 2018 में शुरू हुआ, जो PTI के 4 साल थे। अच्छा, ये जो हुआ है इसकी कोई नज़ीर नहीं है और ये मुकम्मल तौर पे काबिल कबूल नहीं है। स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है मेंबरान का दिफा करना, हाउस का दिफा करना, और जो कानून ज़वाबित हैं नेशनल असम्बली के, जो मेरे ख्याल 60-70 सफ़े पे मुहित हैं, वो नेशनल असम्बली के हाथे में वो अप्लाई होते हैं। पुलिस बाहर अरेस्ट कर सकती है, अंदर भी कर सकती है स्पीकर की मर्जी से। तो अगर मेंबरान को ये कोई जरूरत नहीं थी इस बात की, अच्छा, आप बाहर निकलते और गिरफ्तार कर लेते। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें मजे की बात यह है कि ये इसी पार्लियामान ने 6 सितंबर को एक कानून पास किया, अच्छा, जो 6 सितंबर से एप्लीकेबल हुआ, चंद दिन पहले। वो 8 सितंबर वाले जलसे में उसको इस्तेमाल करके पर्चे बनाए गए और इनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। तो ये जब आप गलत कानून बनाएंगे, एक छोटा सा कानून आपने गलत बनाया तो आपने उसका हालत देख ली कि आज पुलिस में या जो भी था वहां पर, उसमें ये हिम्मत थी कि वो पार्लियामान में दाखिल होकर मेंबरान को धक्के मार के गिरफ्तार करके ले जाए, जो कहीं भागते नहीं। मैंने आज तक कोई MNA पुलिस से भागता हुआ नहीं देखा। लोग खुद में आप पर्चा दर्ज कराया, पेश हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं हो। कोई कत्ल के पर्चे तो थे नहीं, ये तो अमनो अमा के पर्चे थे जी, आपने वो उस काले कानून के तहत जो असेंबली ने चंद दिन पहले पास किया था। तो अब उसमें आप देख लें, हमेशा जो हर चीज होती है जब आप उसको दबा लेते हैं, अब तो इसको मामले को दबा लिया गया है।
सही, कोई उसकी बात नहीं है। वो 3 अफसरान को मुअत्तल किया जो पार्लिमानी स्टाफ। जी, उनको मुअत्तल नहीं कर, पुलिस से पूछना चाहिए था। ये असेंबली में एक प्रिविलेजेस कमेटी होती है। सही, जब असेंबली के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी खिलाफवर्जी होती है तो प्रिविलेज कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी है, तो उसके सामने पेश होते हैं। सही, तो उनको तलब करना चाहिए था प्रिविलेज कमेटी को, जो पुलिस के एहलकार हैं, आईजी पुलिस हैं या जो भी एसपी हैं या डीआईजी हैं, अगर बताएं क्या उन्होंने क्या किया, बिल्कुल किसके इख्तियारात के तहत किया। गुज़श्ता इतवार बड़ा हैपनिंग रहा और रात देर तक मुशावरत के अमल चलते रहे। आपकी भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, मुफ्ती साहब भी साथ मौजूद थे। क्या गुफ्तगू क्या हुई उस वक्त? ड्राफ्ट उस वक्त तक मौलाना साहब को मिला था, उनको कुछ इल्म था कि होने क्या जा रहा है, या वो लाइल्म थे इससे? नहीं, ये हमारा जो मीटिंग थी वो अमेंडमेंट्स के बारे में नहीं थी। मौलाना साहब जब भी आते हैं मेरी उनसे मुलाकात होती है, पुराना ताल्लुक है। तो मैंने उस दिन उनके स्टाफ को बताया कि मैं जब मौलाना साहब फारिग, मेरे ख्याल में आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम 10 बजे से सुन रहे थे, 10 बजे जी वोटिंग होगी, 12 बजे होगी, 4 बजे होगी, 6 बजे होगी, 10 बजे। तो मैंने कहा चलिए ये खत्म। तो मैंने कहा कल जब मौलाना साहब फारिग हो जाए तो मुझे आप बता दें, मैं आ जाऊंगा। तो कुछ ऐसे मौलाना साहब ने फोन किया कि आप अभी आ जाए तो अच्छा है। मैं कहा ठीक है, हम भी आ जाते, अभी आ जाते हैं। अच्छा। तो मेरा वहाँ गए तो वहाँ हुकूमती टीम बैठी हुई थी, जो सीएम बलोचिस्तान और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब थे। तो बहरहाल हमारी जो गुफ्तगू हुई वो तो एक जनरल गुफ्तगू, हालात के बारे में, सियासत के बारे में, मुल्क के बारे में, और जो एक ज़ाती ताल्लुक होता है। उसके बाद उनकी अलहदा मुलाकात हुई। मुफ्ती साहब ने लेकिन कहा कि मौलाना साहब हमें कह रहे थे कि वसी तर जब तक डायलॉग नहीं होगा तरामीम नहीं होनी चाहिए। तो बात तो इस बारे में हो रही थी कुछ? जी, जनरल बात हुई ना कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। जैसे मैंने सिर्फ एक बात वहां कही कि उजलत में आईनी तरामीम नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत शक और शुबा पैदा होता है। मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि मौलाना साहब ने आपकी राय भी मांगी तरामीम पे, क्या कहा आपने? नहीं, मैं तो देखा ही नहीं, मैं राय में क्या देखूंगा। मुसवदा तो मैं देखा भी नहीं। तब तक मौलाना साहब ने भी जो मुसवदे देखे, कई मुसवदे देखे, वो भी ये कह रहे थे कि भाई मुसवदा तो हर आधे घंटे बाद बदल जाता है। तो ये बड़ी अजीब एक कहानी है। अच्छा, हमें इस बात का एहसास नहीं कि दुनिया सारी देख रही है। तरामीम जो होती है आइन की, ये सालों का मामला होता है। बिल्कुल, ये महीनों या हफ्तों या दिनों का नहीं होता। आप तरमीम रखते हैं, उसमें एक नेशनल डिबेट होती है, उसमें टीवी शोज पे, टॉक शोज पे डिस्कोर्स होता है। जी, ऑप एड आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, उस पर अवाम की राय सामने आती है, अवाम अपनी राय बनाते हैं कि इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि बड़े गहरे असरात होते हैं आईनी तरमीम के। सही। और जो मसवदे मैंने देखे हैं, एक काम की बात इनके अंदर नहीं है, और ये मजीद इस मुल्क में उलझाव पैदा करेगा, मजीद तफरीक होगी, मजीद निफाक इस मुल्क के अंदर आएगा इन तरामीम से। लेकिन आईनी कोई मकसद नहीं है। आईनी कोर्ट्स पे इतनी तनकीद, वो कहते हैं कि जी 85 ममालिक में है, रूस में है, बेल्जियम में है, लग्जमबर्ग में है, टर्की में है, साउथ अफ्रीका में है, तो यहाँ भी आईनी कोर्ट बन जाएगी तो क्या कोहराम मच जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है इस बात। जी, बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट है। ये पूछे कि उनकी तरमीम कितना अर्थ लगाते हैं, मतलब डिबेट होनी एक रात में तरमीम देखे बगैर। मैंने वज़रा से पूछा, असेंबली के मेंबरान से पूछा, सेनेट के मेंबरान से पूछा, जो कमेटी बनी थी उसके मेंबरान से पूछा, अपोजिशन से पूछा, किसी ने तरमीम नहीं देखी। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखी होगी कि वज़ीर कानून ने, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब एक मजाक बना लिया आपने मुल्क का। अमेरिका में एक तरमीम थी, 122 साल लगे थे। तरमीम हमेशा अवाम के सामने रखकर, ये तरमीम आज की हुकूमत के लिए नहीं है, कल की हुकूमत के लिए नहीं है, ये आज किसी को चीफ जस्टिस बनने या ना बनने से रोकने की बात नहीं है, ये मुस्तकिल रहेगी और तबाही है। जो तरामीम, मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये सोच क्या है जो ये तरामीम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट को आप छेड़ रहे हैं। अच्छा। रिट पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को आप छेड़ रहे हैं। ये बुनियादी बातें हैं। आप, मैं इनसे कहूंगा जो तरामीम करना चाहते हैं कि जरा वो डिबेट्स मंगा कर पढ़ लें जो अवेलेबल हैं, कि जब आइन बन रहा था कितना अरसा डिबेट हुई थी और क्या कहा गया था। बिल्कुल। और खास तौर पे जो भुट्टो साहब ने वहां पर आखिरी तकरीर की थी, जो वाइंडिंग अप होती है, उसको जरूर पढ़ लें, तो उनको आइडिया होगा कि तरामीम क्या होती है और कैसे की जाती है। तो अब अगर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल ये बात की कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, अता तारड़ साहब ने भी ये कहा कि वही हो सकते हैं और उन्हीं को होना चाहिए, ये क्लैरिफिकेशंस देनी क्यों पड़ रही हैं? सिस्टम में तो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जिसको बनना है उसको बनना है, ये मीडिया पे आके बताना क्यों पड़ रहा है कौन होगा कौन नहीं? देखिए, ये ना वज़रा का काम है, ना ये बिलावल भुट्टो साहब का काम है। अच्छा,
चीफ जस्टिस का सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है, मैं उसे एग्री करूं या ना करूं, मैं उसे एग्री नहीं करता, वैसे भी बता दूं आपको। वो क्यों? मेरा अपना एक नजरिया, एक सोच है उसके ऊपर। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं? जी नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं। अच्छा। जो एलिवेशन जस्टिस, सही, सीनियरिटी जो बेसिस है उसको कुछ एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हुआ क्या है, सही, आपने जजेस को आप लाते ही इस तरह है कि उसने कब उसकी सीनियरिटी आएगी और वो बन जाएगा। एक पूरा कैलकुलेशन होती है, ये उम्र है, ये आएंगे हाई कोर्ट में, यहां से आएंगे सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस बन जाएंगे। सो 35 तक तो आप फैसला कर चुके हैं। अच्छा, फिर उसमें कोई कॉम्पिटेंस का मयार नहीं है कि आपने कैसे, इसका एक डिफिकल्ट है तरीका। बहरहाल ये तरीका आज बना हुआ है, मुरवजा है, ठीक है, उसके मुताबिक ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अच्छा, और अगर वो ना बने, जो साहब भी हैं, नहीं ना बने, किस बुनियाद पे नहीं बनेंगे? पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में फिर आप इंटरिम गवर्नमेंट देखें कितनी देर तक सर्वाइव कर गई यहाँ पे। देखिए, चीफ जस्टिस तो खुद बनेंगे ना, उसमें तो हुकूमत अभी इंटरफियर नहीं कर सकती, तरमीम करके कर सकती है, जो उनकी ख्वाहिश भी है। अच्छा, तो एक निज़ाम है, अच्छा है बुरा है, चल रहा है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस लेजिस्लेचर को करनी चाहिए। अमेरिका की लोग मिसालें देते हैं, यहाँ भी वो कहते हैं यही होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पाकिस्तान की अवाम को करनी चाहिए। अच्छा, लेजिस्लेचर उनके नुमाइंदे हैं, तो फिर वही करें ना। अगर वो तरमीम में ये लिखवा रहे हैं तो वो करें, अपने सवाबदीद पे नहीं। अच्छा, जज जो भी एप्लीकेंट आता है जुडिशरी का, उसको बिठाएं, पब्लिक स्क्रूटनी, सही, कमेटी हो, सवाल जवाब करे, आम लोग भी आकर वहां पर सवाल जवाब दे सके उस जज के बारे में, उसको पूरी जिंदगी उसकी देखें, ये कौन आदमी है, क्या तालीम है, इसका कैरेक्टर क्या है, हाँ, ये वकील कैसा था, इसने क्या काम किए, कौन सी इसकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, इसकी सोच क्या है। पूरी दुनिया ये करती है। अमेरिका में 3-3, 4-4 हफ्ते, 2-2 महीने स्क्रूटनी होती है जस्टिस की बनने से पहले। तो आप वो इस्तेमाल करें, बिल्कुल। लेकिन इल्जाम वहां भी लगते हैं ना, ये रिपब्लिकन जो हैं अपने माइंड के जजेस ले आए हैं, कंजर्वेटिव ले आए हैं, लिबरल ले आए हैं, तो ये तो पूरी दुनिया फिर भी स्क्रूटनी से जाते हैं। अच्छा, अवाम के सामने लाइव टीवी पर स्क्रूटनी होती है, और जो कमेटी बैठी हो वहां पर उसमें इक्वल लोग हो, जो पार्लियामान करेगा कमेटी करेगी, इक्वल लोग हो अपोजिशन के और हुकूमत के। सही, हुकूमत में मैंने भी अभी रिसेंटली 1-2 लोगों से बात की ना, तो वो उनका माइंड ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में 19वीं तरमीम ज़बरदस्ती करवा ली गई, हम सरेंडर करना नहीं चाह रहे थे अपनी ताकतें कोर्ट्स को, लेकिन कर दी गई, और उससे पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारी स्पेस ही हम रिक्लेम नहीं कर पाए। उसको रिक्लेम करने की ये एफर्ट है। हाउ डू यू सी दिस? नहीं, वो स्पेस आपने खुद छोड़ी है, वरना उसमें भी पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल था। अच्छा। लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन ये की गई चौधरी साहब ने कि कमेटी जो मर्जी फैसला करे, जो हमने बंदा भेजा वही बनेगा। तो अब जब कमेटी में नाम आता है, कोई शख्स भी मुखालफत नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं इसे बंद तो वैसे ही जाना है, मैं मुखालफत करके एसओपी बन गया, इसको बदलना चाहिए। अच्छा। इस पूरे निजाम को देखें। देखिए, जो पार्लियामेंट के इख्तियारात होते हैं ना, पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है, जो सुप्रीमेसी है, ये अनफेटर्ड नहीं है। अच्छा, आपको भी कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जमहूरी कदरों के मुताबिक, आइनी कदरों के मुताबिक, इखलाकी कदरों के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बादशाह नहीं होता, बिल्कुल। पार्लियामान बादशाह के रोल नहीं अडॉप्ट करती उस, सही, वो आइन के अंदर रहकर, इखलाक के दायरे के अंदर रहकर। वरना कल मैं आइनी तरमीम शुरू कर दूं, मैं सारे फंडामेंटल राइट उड़ा देता हूं, मेरे पास 2/3 मेजोरिटी है, अब क्या करेंगे? हम इस मुल्क के अवाम को महरूम कर देंगे उन फंडामेंटल राइट से, बिल्कुल, बुनियादी हकूक से महरूम कर देंगे। नहीं, सॉवरेन, फिर आपके पास कुल्ली इख्तियारात नहीं है, वो एक ही जात है, बिल्कुल। तो इसलिए दायरे के अंदर रहकर आपने काम करना है, सेपरेशन ऑफ पावर को रिस्पेक्ट करना है। रात के अंधेरे में बगैर पढ़े तरमीम करना कानून की, इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा, मतलब आपको प्रोसेस से ज्यादा एतराज है जिस तरह हो रहा था जी, कंटेंट से नहीं है। कंटेंट तो देखा ही नहीं है ना, अब तो कंटेंट देखूंगा तो बताऊंगा ना। कंटेंट, और ये बात प्रोसेस यही है ना कि जो पास कर रहे हो ना, कंटेंट तो देखा हो। मैं वोट डाल रहा हूं, मैंने देखी नहीं है बिल क्या है, कोई लाया ही नहीं है, या आखिरी मिनट में बिल आया है। भाई, बिल पढ़ने में कई
घंटे दरकार होते हैं, उसको कंपेयर करना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट कौन से आइन के अंदर कौन सी तब्दीली आ रही है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। आसान काम नहीं होता। आप पावर पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, आपके एजेंडा का यह हिस्सा रहा है कि पावर पॉलिटिक्स तमाम पार्टियां कर रही हैं, इक़्तिदार के असूल के लिए कुछ भी कर देते हैं। मौलाना साहब की आपने तारीफ की, आपने कहा उन जैसा इस मुल्क में इस वक्त कोई भी नहीं है सियासतदान। बिल्कुल। तो उस हवाले से भी लोग उन्हें यही कहते हैं कि वो तो हर सेटअप का हिस्सा बन जाते हैं। फिर शायद खाकान साहब जो कि प्रिंसिपल्ड हैं, वो कैसे उनकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा। सेटअप हिस्सा बनते हैं तो अपने वोटों के तहत बनते हैं, ये उनका फैसला है। वो सौदा करके तो नहीं आए ना। बट आइडियोलॉजी है उनकी सियासत में। आइडियोलॉजी अपनी सोच होगी। मैं सोच से एग्री करूं या ना करूं। एक सियासतदान है, दलील से बात भी कर सकते हैं, दूसरों को कायल भी कर सकते हैं अपनी दलील से। यही सियासत की कामयाबी होती है। आज 3 हफ्ते हो गए, एक वजीर दायां पैर दबा रहा होता है, एक बायां पैर दबा रहा होता है। अच्छा तो आखिर कुछ है ना, कुछ चीज तो है ना, कुछ सियासत है। यही सियासत होती है। पीटीआई भी उन्हें पसंद कर रही है। जो आप पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, पावर पॉलिटिक्स भी असूलों पे होती है। अच्छा। मैं इलेक्शन चोरी करके इक़्तिदार में नहीं आ सकता। सही। मैं हर अपने असूल का सौदा करके, जमीर का सौदा करके इक़्तिदार में नहीं आ सकता, कॉम्प्रोमाइज करके। बिल्कुल। जो आप आए अवाम के राय के मैंडेट से आई, फिर मामला आगे चलता है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी था कि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन शायद मायूस हो गए, वापस जाना पड़ा उनको। तो ये सब कुछ जो हुआ आईनी पैकेज के हवाले से, आपको लगता है वो लाइल्म होंगे इससे बिल्कुल कि इनका नंबर भी नहीं है, फिर भी ये मीडिया पे आके क्लेम करी जा रहे हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है, स्ट्रेंथ है, और बाद में हुकूमत को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा जब वो स्ट्रेंथ शो नहीं कर सके? देखिए, जो पार्लियामान की अक्सरियत है ना, ये इनमें से कुछ अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब मियाँ साहब इस मुल्क में सियासत के आला ओहदों पर थे। वो जानते हैं सब कुछ। ये जमात उनकी है, वज़ीर-ए-आज़म उनका है, सही, मेंबरान उनके हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी बात से लाइलम हो। लेकिन एक हुकूमत का तज्जिया था कि हमारे पास अक्सरियत है, और ये अल्लाह ने करम किया कि अक्सरियत नहीं थी और ये 5 ही हो सका। अच्छा, अब सारा आलम साहब, आज आज आपका मुल्क जो है वो सोग बना रहा होता, और बड़े अरसे तक आप इन तरामीम की जब तक वो खत्म ना करते, इनके असरात आज मुल्क में देखते। और अब सारा आलम साहब ने ये खबर दी कि नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब ने मिल के ये तरामीम मुलतवी करवाई हैं, तो ये फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का, ये थोड़ा डिफर हुई है, ये बाद में फिर हो जाएंगे। हम कामयाब जी, फिर होंगी तो होगी, मैं और मुल्क की बदनसीबी होगी। मौलाना साहब अगर दूसरे कैंप में चले गए, फिर आप तनकीद करेंगे उन पे? नहीं, मैं किसी पे ना तायीद करता हूँ ना तनकीद करता हूँ। मैं अमल की बात करता हूँ, मैं उस तरमीम की बात करता हूँ जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, प्रोसेस होना चाहिए, अवाम के सामने रखें, एक वक्त दें उसको, 2 महीने 3 महीने, डिबेट हो, प्रोज एंड कॉन सामने आए, अच्छाइयां बुराइयां सामने आए। पीटीआई डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनती? पब्लिक डिबेट तो हो जाएगी ना। पीटीआई कौन सी डिबेट का हिस्सा बनेगी जब आप तरमीम दिखाते ही नहीं है? कोई भी अपोजिशन हो, कौन सी डिबेट का हिस्सा बनेगी? आप पार्लियामान में, पार्लियामान का तरीका है, आप बिल ले करते हैं, कमेटी में जाता है, वहां पर कई हफ्ते कई महीने उस पर डिबेट होती है। सही। उसके बाद वो पार्लियामान में आता है, फिर एक जनरल डिबेट होती है, उसके बाद पास करते हैं। आपकी ख्वाहिश हमेशा ये रहती है, जो हुआ है 2 बिल्स के अंदर पिछले हफ्ते, सुबह एक हाउस पास करे, दोपहर को दूसरा पास कर, कानून बन जाए। हुकूमत ये फील करती है कि नंबर कम होना तो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, इसलिए उजलत में सब काम करो और अपने कंधों से जिम्मेदारी उतार लो। ब्लैकमेलिंग शुरू होती है तो घर चले जाए। जिस हुकूमत को उसके मेंबरान ब्लैकमेल कर रहे हो या इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको रहने का हक नहीं है। ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पे आप मुल्क के आइन को तबाह नहीं कर सकते, काले कानून नहीं बना सकते। तो इस तरह 2 तिहाई के अलावा कोई हुकूमत सर्वाइव ही नहीं कर सकती इस तरह? तो कौन से 2 तिहाई के अलावा? पार्लियामान में अगर 2 तिहाई अक्सरियत ना हो तो छोटी पार्टियां किंग मेकर बन जाती हैं। एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ क्या किया लास्ट टाइम? ऐसी कोई बात नहीं। आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको इश्यूज पे बात करनी, दलील से बात करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर 2 तिहाई पार्लियामानी जमहूरियत में एक गैर फितरी अमल है, तबाही का रास्ता है। अच्छा, मैं तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स के भी हक में नहीं हूँ। कोलिशन गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में होनी चाहिए। हंग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं? जी, हंग को सपोर्ट करता हूँ, ताकि हुकूमत पे भी चेक रहे। लेकिन वो चेक ये ना हो जैसे आपके इत्तेहादी आपको ब्लैकमेल करना, आप कहते ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपने उनको मैनेज करना होता है, दलील से बात करें। आपके मंशूर का हिस्सा था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, बिल्कुल ट्रूथ कमीशन रखा हुआ। तो उस पर डिस्कोर्स शुरू करने के लिए अवाम पाकिस्तान पार्टी क्यों नहीं मैदान में आके सबको बिठा लेती? पीटीआई से बात कर लें, उनसे बात कर लें कि अब डायलॉग का आगाज तो करें ना। अली मोहम्मद साहब ने आज कहा पहले खान साहब को छोड़ दें, अदरवाइज कोई बात नहीं होगी। उसके इंतजार में रहेंगे तो क्या इसको फ्रीज कर दें सारे प्रोसेस को?
पार्लिमानी पॉलिटिक्स को बंद कर दें, क्या करें? कौन सी पार्लिमानी पॉलिटिक्स है? जो आइन को तरमीम रात के अंधेरे में कर रहे हो, जो हुकूमत दिन में 6 दफा काबीना का टाइम चेंज करे, कौमी असेंबली का टाइम चेंज करे, सेनेट का टाइम चेंज करे, वहां कौन सी पार्लिमानी जमहूरियत है? हमने एक बात कर दी है, हम उस पर चलते रहेंगे, हम उसको पुश करेंगे कि आज आपको हकाइक का इल्म नहीं है। अब ये तरमीम आपके सामने हुई है, मैं पूछता हूं क्या प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ी है तरामीम क्या है? क्या उनके असरात उनको पता है? क्या मुल्क के वजीर कानून को पता है कि इसके क्या असरात होंगे? अगर पता है तो फिर किस मुंह से बात करेंगे? फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की अगर बात करें तो अली मोहम्मद खान साहब ने आज गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि जब तक आप खान साहब को रिहा नहीं करते, इस आइनी पैकेज के हवाले से या कोई पार्लिमानी पॉलिटिक्स के हवाले से हम मुशावरत के अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो अब क्रैकडाउन सामने आ रहा है तहरीक इंसाफ के मुमकिना जलसे का, जिसके बारे में चेयरमैन बल्कि एक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि हर सूरत लाहौर का जलसा होकर रहेगा, इस पर हाई हैंडेडनेस क्यों है और क्या हुकूमत की रेपुटेशन इस पर डैमेज नहीं हो रही? इस पर बात करते हैं। राना एहसान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा शौकत बसरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब आपसे आगाज़ करूँगा, ये कहना पड़ रहा है मीडिया पे आके, बिलावल साहब ने भी कहा, तारड़ साहब ने भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे अगले, तो इस क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? देयर इज़ अ प्रोसेस इन प्लेस, और नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो जाता इसका ताकि सारा मामला ही ख़त्म हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हर प्रेशर से, हर प्रोपेगेंडा से हुकूमत अपने फैसले लेना शुरू कर दे और ये हमें जो है ऑपोजिशन गाइड करे या सोशल मीडिया गाइड करे कि कब किसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऐसे तो हुकूमत नहीं चल सकती। हुकूमत का प्रेरोगेटिव है कि जब वो समझेगी कि दुरुस्त वक्त है नोटिफिकेशन निकालने का, वो नोटिफिकेशन निकाल देगी। तो ये अगर क्लैरिफिकेशन आई है तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर उन्होंने एक अभाम को दूर किया है अपनी गुफ्तगू से, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता बहरहाल तब तक तो कोई चीज़ हतमी नहीं होगी। लेकिन अगर ये ऐसी क्लैरिफिकेशन बिलावल साहब ने या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दी है तो अच्छी बात है। ये कोई कंफ्यूजन जो बनी खड़ी है उसको जरा क्लियर कर दे। और ये फील करते हैं कि आइनी तरामीम के हवाले से कुछ जल्दी कर गए इत्तेहादियों का कॉन्फिडेंस लेने से पहले। राना साहब ने खुद ये बात की कि मैं कह रहा था नंबर नहीं है हमारे पास, मेरी बात नहीं सुनी गई। एक्नॉलेज करते हैं इस बात को? डेफिनेटली। अगर देखें, मैं तो ये तो चीज़ अब साबित होगी ना, वक्त ने बताया कि जिस तरीके की आपको कंसेंसस बिल्डिंग की ज़रूरत थी वो नहीं था, वरना ये तरामीम उस वक्त पेश हो जाती हैं और इसके ऊपर कैबिनेट में भी पेश होती हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में भी होती। तो इसमें तो कोई डिबेट नहीं है या कोई इसमें डिनाइल नहीं है कि मजीद जो है वो इसके अंदर कंसेंसस बिल्डिंग की पीटीआई से बात हो रही है इस पर? अब बिल्कुल मेरे ख्याल से जो स्पेशल कमेटी बनी है उसके अंदर भी और वैसे भी, क्योंकि अब यही डिसाइड हुआ है कि हर एक से इंगेज किया जाए, तो क्यों नहीं। ठीक है, बिल्कुल। बसरा साहब, ये जो तरामीम का मामला है, इस पर पहले तो गंडापुर साहब ने ये कह दिया कि बिल पास होना दूर की बात, दोबारा टेबल करने में की भी हिम्मत इनके पास नहीं होनी चाहिए। एक सूबे के वजीर आला हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना चाहिए उनको। इस तरह के बयान देने से आपको लगता है कुछ फ़ायदा होगा आपको? संगजानी में जो उन्होंने स्पीच की और अब उन्होंने ये सब कहा, अब वो कुंडी साहब को ये कह रहे हैं कि इनको किराए का घर नहीं मिलेगा, गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। कुछ फ़ायदा कर रहे हैं ये बयानात पार्टी का या नुकसान हो रहा है इससे? मुजम्मल भाई, मेरे ख्याल में हम इस जो सेंसिटिव इशू है, जो संजीदा इशू है, इसको मेरे ख्याल में जिस संजीदगी से लेना चाहिए वो हम नहीं ले रहे। ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं गैर आइनी तरामीम का, ये जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ये पाकिस्तान का आइन वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसके ताबे आप पाकिस्तान को मुत्तहद रख सकते हैं, लेकिन ये अपने सिर्फ जाली हुकूमत को बचाने के लिए, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने के लिए, आज़ाद अदलिया को ग़ुलाम बनाने के लिए, आज़ाद अदलिया को पंजाब पुलिस बनाने के लिए, ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत जो है ये पाकिस्तान से खेल रही है, ये आग से खेल रही है। खुदारा मैं आपको गुजारिश करूं, ये पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख देगा। पहले मुजम्मल भाई हालात ये हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आप जाके केपी बलोचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, इवन इस वक्त पंजाब, पूरा पाकिस्तान, पिछले दिनों अपने कश्मीर में हालात देखे हैं। पाकिस्तान में इसको आग को ठंडे करने की जरूरत है।
पाकिस्तान में इस वक्त जो चिंगारियां हैं, अल्लाह ना करे कोई शोला बन गया तो मैं छोटा सा एक सियासी वर्कर हूं, खुदारा इससे बाज आ जाएं, क्योंकि हमें 76 साल हो गए हैं कि हम उन्हीं दायरों में घूम रहे हैं सिर्फ इक्तदार की खातर। सर यही फिर इल्जाम लगता है ना कि अगर आपको स्टेक नहीं मिल रहा तो फिर आप कहते हैं कि सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। जिस तरह आपने अभी ये बात की है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो पिछले 20-25 साल से मौजूद हैं, तो आप जो बात कर रहे हैं फिर आपके नाकिदीन यही कहते हैं ना कि पीटीआई ये समझती है कि हमें इक्तदार ना मिला तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। भाई पीटीआई रही कब इक्तदार में है साहब? पाकिस्तान 76 साल से बना है, 3.5 साल हम इक्तदार में रहे हैं। इसके अलावा तो या आमरीत रही या आमरीत की ये परवरदा जमातें हैं। अब तो खुल के हर चीज सामने आ गई कि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत, मुस्लिम लीग नून और ये एमकेएम जो टोला है, जो रूप बदल कर, जो किरदार बदल कर, जो पार्टियां बदल कर, जो शक्लें बदल कर इस तरह जिस तरह हमला कर रहे हैं, ये तो हर चीज सामने हो गई। हम क्या कह रहे हैं? क्या हम लोग को गैर आईनी डिमांड कर रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के आइन पे खिलवाड़ करके आप 2 चीफ जस्टिस बना दें? तो फिर इस तरह करें ना, 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना दें, 2 वजीर आजम बना दें, 2 सदर बना दें, 2 चीफ सेक्रेटरी बना दें। क्या तमाशा लगाया हुआ अपने मुल्क को यार? आप मुल्क को क्या, मैं तो आप आईनी अदालतें 85 मुल्क आईनी अदालतें बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन किस तरह इस तरह आईनी अदालतें बनती हैं कि आप एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम का मैंडेट हासिल ना हो, जिसका स्टॉलवर्ट मियां नवाज शरीफ जिसके नाम पे राना एहसान साहब वगैरह वोट मांगते हैं वो बेचारा हार जाए, जिसकी टोटल 17 सीटें नेशनल असेंबली के अंदर, वहां पर आप कहते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के आइन को बदल दें। मेरे भाई फिर दूसरी बात, तरीका वारदात देखें। आप रात के अंधेरे में छुट्टी वाले दिन भेड़ बकरियों की तरह, आज खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं हमें स्टैब्लिशमेंट ने 15 दिन से पार्लियामेंट लॉजेस में बंद किया हुआ है। यार ये भेड़ बकरियां हैं? आप मुझे बताइए कि क्या, अगर सुनिए मुजम्मल भाई सुनिए, अगर आपने तरमीम करनी है तो आप उनको टेबल कीजिए। ये क्या है कि उस दिन जिसने टेबल करनी थी रात को, ये जो वजीर कानून है, मैं ये समझता हूं इसने आजाद अदलिया और वकला की पीठ में छुरा घोंपा नाज़ अमीर तारड़ ने, और वो खुशी से समाया नहीं जा रहा था। किसी साफी ने पूछा वो तरमीम आपके पास किधर है, कहां है मसवदा? कहता जी मुझे अभी मिला है। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब ने फोन किया अख्तर मेंगल साहब को और मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप इन तरमीम में हमें सपोर्ट करें। उन दोनों ने क्या कहा? उन्होंने कहा मियां साहब आप हमें मसवदा तो शेयर करें। तो उन्होंने कहा मसवदा जैसे ही हमें एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाता है आपको बता देंगे। ये तो हालत है, मुझे बताएं। चलें इसका रिस्पांस लेने देना, अब आपकी चार्जशीट ज्यादा लंबी हो गई है। राना साहब मुझे ये बताएं, ये बात तो फेयर कर रहे हैं कि अगर टेबल ही नहीं हुई कोई रेजोल्यूशन इस नौयत की, कॉन्टेंट्स का ही नहीं पता, तो ये तो बुलडोज करने वाली बात हुई। फिर नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एक मुशावरत चल रही थी और वो कोलिशन पार्टनर से चलती रही, बल्कि उनसे भी राय ली गई कि किस तरह के जुडिशल रिफॉर्म्स वो चाहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो या और दीगर जो जमातें, पीएमएल, वो जो क्यू थी या जो मेंगल साहब से, तो सारों से नहीं, मेंगल काफ़ी लोगों से ये मुशावरत चलती रही और उनकी राय लेते रहे। इसमें कोई देखें, एक तरीका ये है कि आप अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लें और एक इंटरनल डिबेट हो और फिर वो कैबिनेट में आए और कैबिनेट उसको अप्रूव करे, और या फिर अगर कोई उसमें भी नुक्ताचीनी है तो फिर वो जो कैबिनेट कमेटी है लेजिस्लेटिव केसेस पे वहां जाए और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाए और वहां फिर उसके अंदर डिबेट हो और वो लोग कह रहे हैं आपने भी कॉल्स करवाई मौलाना साहब को, एक दोस्त मुल्क से भी कॉल करवा दी मिडल ईस्ट से, तो इस तरह भी कुछ करना चाह रहे थे आप? ये अपनी मुशावरती थी? ऑब्वियसली जब आप एक इतनी बड़ी कोलिशन के अंदर होते हैं और आप पास 2/3 ना हो तो आप कोशिश करते हैं कि आप जो है वो गैदर करें लोगों की जो है उनकी कह लें कि कंसेंट गैदर करने की आप कोशिश करते हैं और उसमें आप अपने दोस्तों से, उनके दोस्तों को भी कहते हैं कि भाई इसको आप समझाएं कि ये माने, क्योंकि है तो इट इज़ अ नेशनल कॉज। ऐसा तो नहीं है कि कोई इसमें ऐसी तरमीम लाई जा रही थी कि जो है दुनिया में ना हो या दुनिया में इस तरह का मॉडल ना हो, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है उससे रिलेटेबल चीजें ही लाई गई हैं। चलें, खान साहब ने आज ये कहा है कि 3 अंपायर्स को आप साथ मिला के खेलना चाह रहे हैं इन तरमीम के जरिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। खान साहब को खुद अंपायर्स को साथ मिला के खेलने की आदत थी। वो जब इक्तदार में आए तो तब चीफ जस्टिस और
एस्टैब्लिशमेंट के कांधों पे आए, तो उनको ये लगता है अभी भी ऐसे होने जा रहा है, ऐसे कोई नहीं होने जा रहा। वो मुल्क के मफादात के खिलाफ जो है वो उन्होंने आवाज उठाई हुई है, जिससे मैं समझता हूँ जमहूरियत को भी नुकसान हुआ है और ओवरऑल जो है एक जो माहौल है वो भी बहुत ज्यादा पोलराइज तो हुआ है। अगर हामिद खान साहब तो वकला तहरीक की अब बात कर रहे हैं कि अगर ये सब आपने किया तो अगर मैस मूवमेंट चल गई, आ गई हुकूमत किस चीज पे, जो चीज स्टेबल ही नहीं हुई, किस चीज पे मैस मूवमेंट को चलाना चाह रहे हैं? अक्टूबर में तो कर देंगे ना। नहीं, देखें बात ये पार्लियामेंट का क्या, पार्लियामेंट का हक नहीं है आईनी तरमीम करना? दैट इज द बेसिक राइट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बसरा साहब, ये मुझे बताएं, अगर इसका प्रोसेस ठीक कर लिया जाए, जिस तरह राना साहब ने कहा कि अब अगले महीने हम दोबारा एक एफर्ट करेंगे, तो आपको एतराज मुशावरत ना होने से है या कंटेंट से है? क्योंकि अगर आप इस सारी आईनी मुशावरत का हिस्सा बन जाएं तो बेहतर नहीं हो जाएगा आपके लिए कि अगर तरामीम होनी भी हैं आप भी स्टेक होल्डर बन जाएंगे, हो सकता है रिलीफ भी आ जाए आपके जो असीरान हैं उनके लिए भी इस पे, तो इसमें क्या बुरी बात है अगर मुशावरती अमल का हिस्सा बन जाए? मुजम्मिल भाई, ये पार्लियामेंट कठपुतलियों पे मुश्तमिल है, ये इनको मुसल्लत किया गया है, इनसे क्या मुज़ाकरत करेंगे? वही पार्लियामेंट है ना जो तमाम इदारों का सुप्रीम इदारा है। आज से एक हफ्ता कबल राना साहब को मुझे बड़े भाई हैं मेरे और अच्छी बातें करते हैं, लेकिन करतूत इनके सारे ये हैं कि पार्लियामेंट पर हमला होता है और पार्लियामेंट में नकाब पोश नामालूम अंदर दाखिल होते हैं, लाइटें बंद कर दी जाती हैं, वहां से इलेक्टेड एमएनएस को चोरों और डाकुओं की तरह गिरफ्तार करके लाया जाता है। अभी तक वो जो वोट को इज्जत दे का नारा लगाने वाले मियां नवाज शरीफ साहब, अभी तक उन्होंने ट्वीट पिन की हुई है अपने ट्विटर अकाउंट पे, वोट को इज्जत दो। क्या उनको तौफीक हुई कि इसके ऊपर गुफ्तगू करें? क्या इनके लोगों को गुफ्तगू हुई? हाँ बिल्कुल, ये जो तरामीम करना चाहते हैं मेरे भाई, तरामीम उसके साथ इनके पास कोई कानूनी हक हासिल हो, आईनी हक हासिल हो, अवाम की सपोर्ट हासिल हो तो हम तैयार हैं। बिल्कुल रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन क्या पार्लियामेंट ये करे कि स्याह को सफेद कर दे और सफेद को स्याह कर दे और सिर्फ जो अदलिया, मैं फिर कह रहा हूं, वाहिद इदारा बचा है जिसको ये पंजाब, बार बार कह रहा हूं, इनका एक एजेंडा है, पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। 2 साल से जो वैसे तकरीबन 1-1.5 महीने पहले आप कह रहे थे कि अदलिया भी सारी हुकूमती कैंप में। नहीं मेरे भाई वैसे आपकी अच्छे बुरे लोग मुजम्मल हर डिपार्टमेंट में हैं। हम सियासतदान हैं, वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जिस तरह ये अब जो रवैया इन लोगों ने अपनाया हुआ है, ये जो चूं का मुरब्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या कर रहे हैं? सियासत को बदनाम कर रहे हैं, जमहूरियत को बदनाम कर रहा है ये टोला, और पार्लियामेंट को कमजोर कर रहे हैं। पार्लियामेंट पे हमलावर हैं दूसरे इदारे। हम ये समझते हैं कि अदलिया हो, स्टैब्लिशमेंट हो, आपके मीडिया के लोग हो, सियासतदान हो, हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। अच्छों की तारीफ करनी चाहिए और बुरों के खिलाफ ऐलान बगावत करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ है, जब जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की कि आप इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी और गैर कानूनी किया, उसके बाद आप देख लें मरियम सफदर हारी हुई, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि जजेस के ज़मीर सोए हुए हैं। एहसाना एहसान समेत इनके लोगों ने, पहले आपको याद है कि गुल्लू भट्टो ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में, इसी मुस्लिम लीग नून ने। अब ये पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी जाली हुकूमत को बचाने के लिए ये हमलावर हैं। इसलिए मेरे भाई बसरा साहब ये बताएं, शॉर्टली बताएं, 21 सितंबर को अब जलसा कर रहे हैं या नहीं लाहौर में? 21 सितंबर को हम हर सूरत में जलसा करेंगे। पंजाब के अंदर इस वक्त कर्फ्यू है, मार्शल है, हमारे तो शुरू हो गया। आप पे सुने, सेक्रेटरी जनरल जो हमारे हैं उनके घर में रेड हो रहे हैं। इनसे ये पूछें ये कौन कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा आइन कहता है आपको कि आप हमें पुरअमन जलसा नहीं करने देंगे, पाकिस्तान का झंडा लेके नहीं निकलने देंगे? लेकिन इंशाल्लाह हम जलसा करेंगे। लेकिन आपको खबर दे दूं बड़ी अहम, जराए से खबर, जैसे आपके पास जराए होते हैं वो सुन लें, राना साहब को भी। आपको पता है कि आईनी अदालत का आखिरी जो काम है ना वो आखिरी मराहिल में है। जराए ये बताते हैं कि काजी फाइज ईसा या रिटायर्ड जर्नल, काजी फाइज ईसा या रिटायर्ड जनरल इस आईनी अदालत के सरबराह होंगे। और जजेस के लिए जो नाम तजवीज़ किया गया वो बड़े अहम है। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, राजा परवेज अशरफ, शर्जील मेमन, शाजिया मरी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर बाबर स्टार, मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी। संजीदा हो जाएगी ना। हाँ, मैं आपको सीरियस कह रहा हूं, ये नाम इन्होंने तजवीज किए हैं, ये इन्होंने नाम तजवीज किए हैं असल में। अच्छा, आप संजीदगी है कहां पे?
ये संजीदगी है कि आप हमलावर हो जाए जजों पे, आप हमलावर हो जाए अपने एक इदारे पे? बात हमलावर जजों पे नहीं, वो कह रहे हैं अभी तो पास ही नहीं हुई ना तरमीम। अच्छा मेरी बात सुने, राना साहब से ये पूछे, मेरे भाई अभी तक ये इतने मासूम हैं बेचारे, और मैं कहता हूं खुदा की कसम, इन्होंने तो सियासतदानों की ना जो इन्होंने जनाजा निकलवा दिया हमारा गली मोहल्ले में, अब हमें लोग गाली के नाम से पुकारने लगे हैं कि यार क्या सियासतदान है आप लोग, आपके पास जो अब मुसवदा ड्राफ्ट कोई तरामीम किधर है भाई, वो कहां है वो कि तीन तरामीम तीन मुसवदे और बैठे हैं वहां पर। ठीक है, मैं शॉर्टली राना साहब से कमेंट ले लूं, वक्त महदूद है। राना साहब, ये अली इम्तियाज बड़ाइश साहब की गिरफ्तारी हो गई, पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब में और 21 को जलसा करना चाह रहे हैं, तो क्या कदगन लगाना जरूरी है इस पे, क्योंकि उनकी परसेप्शन जो है आपके बारे में कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी होने देना ही नहीं चाहते, ये तो उसको तकवीत दे रही है। देखिए, ये तो लोकल पुलिस जो है वो बता सकती है कि कोई उन पे कोई पेंडिंग केसेस हैं या किस बुनियाद पे उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन एक बात तो तय है, देखें, एक तो जलसे की इजाजत लाहौर की इंतजामिया ने देनी है और वो फिर सिक्योरिटी सिचुएशन को देख के देंगे। मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ, राय ये है कि जिस तरह की गुफ्तगू गंडापुर साहब ने की, वो अवाम में इश्तियाल फैलाने वाली गुफ्तगू थी, वो वर्कर को वर्कर के साथ दस्तों गिरबान होने वाली गुफ्तगू थी, वो कह लें कि तसादुम की गुफ्तगू थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जमहूरी रवायत जो है इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। और जो इनकी तारीख है एक वायलेंस की, जिसमें रेडियो पाकिस्तान पे हमला, फिर पेट्रोल बम मारे गए, फिर 9 मई के वाकयात, फिर जिस तरह का गंडापुर साहब ने जलसा किया, मतलब फिर नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं कि जमहूरियत में तो ऐसी इस चीज की इजाजत नहीं है। बाकी ये कि ये लोकल इंतजामिया आपको बता सकती है। तो लगता यही है नाजरीन के कॉन्फ्रंटेशन जो है वो लाहौर जलसे पर अब होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब, राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।